तो जैसे मैं अभी ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कर रही हूँ, उसमें अभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको लेकर हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस, ऑडिटिंग की क्या जरूरत है, बेसिकली ऑडिटिंग होता क्या है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ऑडिटिंग इज नथिंग बट चेकिंग, एग्जामिनेशन। किस चीज का एग्जामिन कर रहे हैं भाई, हम क्यों कर रहे हैं हम एग्जामिन। तो सोचो, जैसे ही हम लोग एक थोड़े बहुत हिस्ट्री में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग ने आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जो होता था बिजनेस एज सच ग्रो नहीं हुआ था। पहले एकदम फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो ट्रांजैक्शन हुआ था कभी भी, दैट वाज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज करते थे, राइट। और उस केस में ऐसा होता था कि जब हम एक्सचेंज करते थे कोई वैल्यू नहीं प्लेस होता था गुड्स के ऊपर। से एक बंदे के पास है कुछ 10 मैंगोज और एक बंदे के पास है एक बफेलो। इस बंदे को चाहिए मैंगोज, इस बंदे को चाहिए बफेलो, वो एक्सचेंज कर लेते थे, अपना अपना मतलब निकाल लेते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गया लोगों को समझने लगा कि भाई 10 मैंगोज और एक बफेलो के वैल्यू में तो फर्क है ना, एक बफेलो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है 10 मैंगोज से। तो लोगों को समझने लगा कि यस, वैल्यू प्लेस करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वैल्यू प्लेस करने लगे तब उनको ये नहीं पता चल रहा था कि भाई बफेलो और मैंगोज को हम किस बेसिस पे वैल्यू करें। क्योंकि किसी के लिए हो सकता है 100 मैंगोज इज इक्वल टू 1 बफेलो, किसी के लिए हो सकता है 1000 मैंगोज इज इक्वल टू 1 बफेलो, कैसे करे। और सिर्फ बफेलो क्यों, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को मैंगोज नहीं कोई और चीज चाहिए। तो हर चीज को हम लोग अलग अलग वे में वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते। तब समझा लोगों को कि वी नीड टू इन्वेंट समथिंग, और उस बेसिस पे आया मनी। जैसे मनी आया, मनी इज अ कॉमन मेजर, एक कॉमन मेजर हो जाता है जिसमें हम लोग कोई भी चीज को नाप सकते हैं। तो उस केस में उन्होंने फिर वो शुरू किया जहां पे उन्होंने नापना शुरू किया मनी से, कॉमन मेजर से। जैसे मनी आया एक्सचेंजेस होने लगे, ट्रेड होने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा, चीजें होने लगी। लेकिन लोगों को रियलाइज हुआ उस टाइम पे तो सोल प्रोप्राइटरशिप था, एक बंदा था जो बिजनेस करता था, हो जाता था, उसको पता है उसका प्रॉफिट क्या, उसको पता है उसका स्टॉक कितना है, उसको पता है उसके पास पैसे कितने, उसको पता है उसके पास एसेट्स कितने, उसको पता है उसके लायबिलिटीज कितने, बेसिकली सब कुछ उसको पता होता था और उसको किसको बताने की जरूरत ही नहीं। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे उनको बिजनेस बढ़ाना था, लोगों को समझने लगा कि भाई और कैपिटल चाहिए, और चीजें चाहिए, तो क्यों ना हम लोग पार्टनरशिप फर्म बनाएं। और फिर पार्टनरशिप फर्म का अगेन एक नया टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो उस पार्टनरशिप फर्म में हुआ क्या, पार्टनरशिप फर्म में अभी जैसे बोलते हैं डेफिनेशन में ही बेसिकली बोलते हैं कि पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। भाई भरोसे पे है सब कुछ टिका हुआ। लेकिन ये जो इंसानी जज्बा है ना, वी डू नॉट हैव दैट कि हम लोग आराम से ट्रस्ट कर सके किस पे, वो इंस्टिंक्ट ही नहीं अपने अंदर जी हम लोग ट्रस्ट कर सके सबको इजीली। तो फिर जैसे पार्टनरशिप फर्म आया और 3-4 लोग साथ में आने लगे, तो हर एक को थोड़ा थोड़ा शक होता था दूसरे के ऊपर कि लाइक मैं तो ये पूरा सेल्स देख रहा हूँ, ये बंदा पूरा परचेज देख रहा है, ये बंदा ऑफिस में बैठा है। तो हर एक को लगता था अरे वो तो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो परचेस वाले को लगता है अरे ऑफिस में बैठा हुआ बंदा गलत नहीं कर रहा है। तो उनको एक एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा था वो थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगता है। उस टाइम पे जरूरत पड़ती है कि भाई इसको चेक करना चाहिए, फाइनेंशियल्स को समझना चाहिए कि भाई जो भी दिखा रहे वो सही बता रहे या नहीं बता रहे। उस केस में फिर आया कि लाइक हमको शायद किसी की जरूरत है जो ये चीजें चेक कर सके। बट पार्टनरशिप फर्म पे कहां रुकना था, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो अभी आना बाकी था। फिर आया कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो अब के आज के डेट में सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी चीज उसकी ये है पैसा लगता किसी और का है और मैनेज कोई और कर रहा है, मतलब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप जो शेयर होल्डर्स है पैसा लगा रहे, और ये जो है मैनेजर्स, जो टॉप लेवल मैनेजर्स है वो पूरा बिजनेस मैनेज करे। हमेशा पैसे देने वालों को लगता रहेगा भाई ये मैनेजर्स कोई चोरी तो नहीं कर रहे, कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे, सब कुछ सही कर रहे या नहीं, हमको कैसे पता चले। तो शेयर होल्डर्स अगर सोचेंगे हम सब के सब जाके देखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देखेंगे इन्होंने कैसे बनाया है सब फाइनेंशियल्स, तो क्या ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? नहीं।
तो फिर आया कि नहीं भाई, एक ऐसा ऑडिटर चाहिए जो कि सब कुछ चेक कर सके, चेक करके वो बैलेंस शीट के ऊपर साइन कर सके, भाई मैंने चेक किया और मुझे लगता है ये सब कुछ सही है। और फिर उसके बाद वो जो बैलेंस शीट पे जो भरोसा बैठेगा ना बंदे का, वो होगा सही भरोसा। एंड इसी भरोसे को हम वर्ड देते हैं अश्योरेंस। अश्योरेंस का मीनिंग ही होता है अश्योर समवन, किसी को एक एक भरोसा हो उस पे, उसका ट्रस्ट बना रहे। क्यों? क्योंकि ये सीए ने किया है, किसी बंदे ने किया है जो क्वालिफाइड है, जो एक इंडिपेंडेंट है, जो किसी के झांसे में आके या किसी के अंदर आके, किसी के प्रेशर में आके, किसी के डर में आके नहीं बोल रहा है। ये जो कुछ बोल रहा है अपने मन से पूरा चेकिंग करके, उसके पूरे ट्रेनिंग और तजुर्बे को यूज करके बता रहा है। तो फिर वो जो भरोसा होगा, वो भरोसा रहेगा ऑडिटिंग का, जहां पे वो साइन करके वो बोलता है। और सोचो ना, अगर ऑडिटिंग दुनिया में होता ही नहीं, तो जो चाहिए, जो बंदा जो जितना प्रॉफिट बताना है, जितना एसेट्स बताना है, कम लाइबिलिटीज बताना है, कुछ भी बताओ, कौन है चेक करने वाला तुम्हारे ऊपर? राइट? तो सोचो ना, एक क्लास है जिसमें मॉनिटर ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो वो क्लास कैसे होगा? राइट? केओस भरा, गड़बड़ हो रही है सब जगह पे, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, जिसको जो चाहिए वो कर रहे हैं, बस वही सिचुएशन होता है। तो ऑडिटर वो मॉनिटर का काम करता है, ऑडिटर वो टीचर का काम करता है। राइट? टीचर क्या, वो तो प्रिंसिपल का काम करता है भाई, सब कुछ जो है उसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑडिटिंग का मीनिंग ही है कि हम चेक करके उसको सही है या नहीं बता रहे, लोगों को ट्रू एंड फेयर बता रहे। तो इसलिए ऑडिटिंग की जरूरत है, नहीं तो पूरे दुनिया में, फाइनेंशियल दुनिया में, हाँ मेरा बोलना है, तबाही मच जाएगी। ओके? क्योंकि बिना ऑडिटिंग के क्या समझेगा तुमको, क्या कर लोगे तुम? ठीक है, पता ही नहीं कि लोग क्या बता रहे, किसको जो चाहिए वो मन में आके कर रहे हैं। So that is the role of the auditor. तो why is auditing needed? Simple words में ये उसका नीड है। दूसरा आता है कि ये सब्जेक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। राइट? मुझे समझता मैं अकाउंट्स क्यों पढ़ रही, भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही हूं तो मुझे अकाउंट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट मैं ऑडिटिंग क्यों पढ़ रही हूँ? राइट? तो फिर इस सिनेरियो में ये पॉइंट आता है कि भाई एक सिंपल सा एक तुम एक एक्सरसाइज करो, या एक सिंपल सा तुम एक एक्सपेरिमेंट करो। तुम जाकर किसी भी बंदे को, कोई भी लेमैन को जाके, कोई भी रोड पे जाओ, किसी को भी पूछो, अरे सीए क्या करता है? सीए सुना है तुमने? सीए क्या करता है? मैं तुमको शर्त लगा के बोल सकती हूँ, मैक्सिमम पीपल यही बोलेंगे, सीए जो है ना ऑडिट करता है, सीए जो है ना टैक्स का काम करता है, हाँ वो कुछ चेक करता है, फ्रॉड निकालता है। राइट? ये तुमको सुनाई देगा। तो सीए का जो नाम है ना, वो मेनली होता है अकाउंट्स ऑडिट के लिए ही। तुम सोचोगे भाई मैं तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, इतने सारे सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स इन इंटर, 8 सब्जेक्ट्स इन फाइनल, उसके अंदर भी 50-50 मार्क का एसएम एआईएस अलग है, एफएमई को अलग है। तो अगर मैं ऐसा सोचूं तो मैं इतने सब्जेक्ट्स पढ़ता क्यों? लाइक तो इसका रीजन यही है कि तुम हर सब्जेक्ट में जो है तुम एक व्हाट यू से एक्सपर्टीज मिलाते हो, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर तुम ये बोलते हो कि भाई मैं कॉस्टिंग में सबसे बेस्ट हूँ, आई लव कॉस्टिंग, इंटर में मेरा कॉस्टिंग है, फाइनल में मेरा कॉस्टिंग, तो शायद मैं कॉस्टिंग में सबसे बेस्ट हूँ, तो आंसर है नहीं, तुमसे बेटर कॉस्टिंग में कोई है। कॉस्ट अकाउंटेंट सीए में तुमसे बेटर है कॉस्टिंग में, क्योंकि उसका वो डोमेन है, उसका वो मेन सब्जेक्ट है। अगर मैं सोचूं नहीं भाई शायद फाइनेंस में, भाई मैं एफएम पढ़ता हूँ, एफएम तो मैं इंटर में भी पढ़ता हूँ, फाइनल में भी पढ़ता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है ये, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है एफएम, उसमें तुमसे बेटर कोई है। कौन है तुमसे बेटर? फाइनेंस में तुमसे बेटर है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि पूरा वही करता है फाइनेंस में। ओ शायद फिर मैं अकाउंट्स में बेटर हूं। हाँ तुम अकाउंट्स में बेटर क्या, तुम अकाउंट्स में बेस्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा थोड़ी ना नाम पड़ेगा तुम्हारा, अकाउंट्स में तो तुम डेफिनेटली बेस्ट हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। राइट? और फिर व्हाट अबाउट दी अदर सब्जेक्ट्स? हाँ हम लोग के पास ईआईएस है, देखो मैं ईआईएस पढ़ता हूँ। अरे ईआईएस पढ़ते हो तुम छोटा सा 50 मार्क के लिए, तुमको अगर बाद में देखा तो तुमसे बेटर है सीसा और डीसा ईआईएस में। तो शायद मैं लॉ में बेस्ट हूँ, लॉ तो मैं तीनों लेवल्स में पढ़ता हूँ। सोचो भाई, लॉ में तुमसे बेटर लॉयर है, लॉ में तुमसे बेटर सीएस है, क्या करो? कुछ नहीं कर सकते। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि सब सब्जेक्ट्स एक एक करके, ऐसा नहीं कि मुझे आते नहीं सब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स मेरा नॉलेज उसमें बहुत ही उम्दा है, लेकिन वो नॉलेज वो एक्सपर्ट वाला नॉलेज नहीं है कि मुझे पता है कि इससे बेटर
कोई नहीं हो सकता है ना। वो मेरे लिए दो ही सब्जेक्ट्स है जो मेरे सीए के ब्रेड एंड बटर है। कौन से दो सब्जेक्ट्स? अभी तक तुमने डेफिनेटली गैस कर दिया होगा, अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये मेरे दो सब्जेक्ट्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तुम पूछोगे फिर भी भाई मैं कन्विंस्ड नहीं हूं, थोड़ा सा और मुझे चाहिए इसका कुछ रीजनिंग चाहिए इसका। तो उसके लिए मेरा आंसर बड़ा ही सिंपल है। तुम एक सोचो, तुम 11th 12th फर्स्ट ईयर बीकॉम या जो भी कर रहे हो उसमें तुम कब से अकाउंट्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तुमने अभी तक जब भी अकाउंट सीखा है या जो भी तुमने किया है, कभी तुमको इसकी जरूरत महसूस हुई कि हम इसको कैसे चेक करेंगे, सोचने की? नहीं, तुम सिर्फ अकाउंट्स पढ़ रहे थे, राइट? फिर उसके बाद तुम ऑडिटिंग अभी पढ़ रहे हो तो तुम ये करने वाले हो कि भाई ये अकाउंट्स में जो प्रिपेयर हुए प्रेजेंटेशंस या जो भी फाइनेंशियल्स प्रेजेंट हुए उसको बराबर दिखाया है नहीं। तो तुमको एज अ ऑडिटर अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत ही नेसेसरी है, करेक्ट? फिर और एक पॉइंट आता है कि अकाउंट्स कौन कर सकता है? सिर्फ सीए करता है क्या अकाउंटिंग? तो वो गलत है। तुम अगर कंपनीज में ऑडिट करने को जाओगे तुम एक चीज देखोगे कि देयर आर लॉट ऑफ अकाउंटेंट्स जो कि सीएस नहीं है। हाँ, बड़े कंपनीज में सीएस है लेकिन हर कंपनी में सीए नहीं है। मतलब एक बीकॉम एक एमकॉम बंदा भी अकाउंट्स कर सकता है, लेकिन वही बंदा क्या ऑडिट कर सकता है? आंसर इज नो। ऑडिटिंग जो है वो तुम्हारा प्रोफेशनल डोमेन है, क्योंकि इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में ऑडिट करने वाले जो लोग हैं दे आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नाम चेंज हो सकते हैं, यूएस में उसको सीए नहीं बोलेंगे, उसको सीपीए बोलेंगे, लेकिन करने वाले से वो है। तो इंडिया में जो है मोनोपोली ऑफ ऑडिट किसका है माय डियर? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट यहां से समझता है कि ये वो सब्जेक्ट है जिसका नॉलेज सिर्फ तुमको होने वाला है, किसी के पास नहीं है। और ऑडिट बोले तो सीए, ये दिमाग में डाल दो तुम, क्योंकि अकाउंट्स बोले तो नेसेसरी नहीं सीए, टैक्स बोले तो नेसेसरी नहीं सीए, टैक्स कंसल्टेंट्स भी होते हैं, राइट? बट ऑडिट बोले तो सीए। तो इसका ये इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट समझ में आता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज दिस अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? अगर तुम सोचोगे तो मोस्ट ऑफ यू ऑल यही सोचोगे भाई थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी के बुक्स एंड बुक्स थमा दिए इंस्टीट्यूट ने, पढ़ो भाई इसको, तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो मेरा आंसर ये रहेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? आंसर में एक क्वेश्चन पूछ रहे मैम, वही है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कौन से हैं तुम्हारे? आंसर आएगा आई एम श्योर, कॉस्टिंग प्रैक्टिकल है, अपना अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, टैक्स प्रैक्टिकल है। सही है, मैं नहीं बोलती कि रॉन्ग है तुम, लेकिन प्रैक्टिकल का मीनिंग ये होता है जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में करें। अब जब तुम आर्टिकलशिप शुरू करोगे, क्या लगता है तुमको तुम रोज बैठ के अकाउंटिंग करने वाले हो? नहीं। क्या तुम रोज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने वाले हो? एफएम का रेशो एनालिसिस करने वाले हो तुम? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने वाले हो तुम? नहीं। करोगे तुम ये सब, बट हमेशा नहीं करोगे, मैक्सिमम टाइम्स नहीं करोगे। कॉस्ट शीट बनाओगे? नहीं। तो फिर टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे भाई हम तो पूरा टाइम। अरे टैक्स रिटर्न्स का, फाइलिंग का, टैक्स ऑडिट का, सबका एक पीरियड होता है, एक सीजन होता है। तो बाकी का टाइम करते क्या हो तुम करते हो ऑडिटिंग। तुम 3 साल के आर्टिकलशिप में डेफिनेटली अराउंड 2 साल तो ऑडिटिंग ही करने वाले हो। फिर वो बैंक ऑडिट हो, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, वो टैक्स ऑडिट हो, वो जीएसटी ऑडिट हो, तुम ऑडिट ही करने वाले हो, राइट? हाँ, अनलेस तुम बिग 4 ज्वाइन करते हो जहां तुमको डिपार्टमेंट में डाल दिया टैक्स डिपार्टमेंट, तो तुम टैक्स कर रहे हो, वो अलग सिनेरियो। बट अदरवाइज तुम करोगे मैक्सिमम टाइम्स ऑडिट। तो इसका ये समझना, मेरा पॉइंट ये है कि भले ही तुमको ये थियोरेटिकल लगे सब्जेक्ट, बट जब तुम प्रैक्टिकल एक्सपोजर लोगे, जब तुम काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब तुमको समझेगा भाई मैक्सिमम टाइम्स हम ऑडिट ही कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट बोल दे? ये तो बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो हमको डे टू डे दिखता है। जब ऑडिटर बनते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे जो है वी शुड ऑलवेज कीप आवर आईज ओपन, ईयर्स ओपन, क्योंकि हमको पता नहीं कब कौन सी चीज समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए।
ठीक है, धीरे धीरे मैं तुमको सिखाऊंगी वो कि कैसे तुमको वो स्मार्टनेस लाना है अपने अंदर, वो ऑब्जर्वेशन से आता है। ठीक है, तो मेरा कहने का ये लाइक तात्पर्य है कि यस, ऑडिटिंग इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दैट यू हैव। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि भाई हम इसको आर्टिकलशिप जब तक नहीं करते हमको ये थियोरी थियोरी लगता है। तो ये अपना सिनेरियो है, तो अपने को जो लगता है वो सही नहीं होता है, हमेशा जो लगता है वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैन इट बी अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैंने तो हमेशा सीनियर से यही सुना है, ऑडिटिंग भाई पेन इन द नेक। तो अब ये सिनेरियो में स्कोरिंग होता है क्या? नहीं। वही बच्चा रोता है, स्कोर ही नहीं होता है, रोता है, स्कोर नहीं होता है, हमेशा का रोना। क्यों भाई स्कोर नहीं होता है? तुम वो सब्जेक्ट को वो इज्जत दो ना, जो एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है वो डिजर्व करता है। तुम अगर ऑडिटिंग को रेसिड्यूरी ट्रीटमेंट देते हो, उसको लास्ट रखते हो, अपना पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स, दूसरा सब्जेक्ट अपना टैक्स, सोचो कॉस्टिंग, एफएम, और रखने के टाइम उसको ऑडिटिंग को एकदम कोने में रख देते हो, और फिर उसको कोने में रखने के बाद उसी को फिर बोलते हो कि तुम मार्क्स ही नहीं देते हो मुझे। अरे तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो मार्क्स जब तुम उसको इज्जत ही नहीं दे रहे हो सब्जेक्ट को, जबकि वो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हाँ, मैं ये डेफिनेटली समझूंगी कि अकाउंट्स और ऑडिटिंग में तुमको अकाउंट्स को ज्यादा टाइम देना होता है, आई अंडरस्टैंड दैट। अगर मेरे को अकाउंट्स को 300 घंटे लगते खत्म करने को, तो ऑडिटिंग को मेरे को 100 घंटे आवर्स लगने वाले, वो फर्क रहने वाला है, वो मैं समझती हूँ, लेकिन उसको उतना 100 आवर्स तो पूरा दो ना। ठीक है, उसको लर्न करने का एक टेक्निक होता है, वो टेक्निक को समझो, वो टेक्निक को अपनाओ, उसको इंप्लीमेंट करो, और फिर तुमको मार्क्स नहीं मिले तो फिर मेरा नाम बदल दो। मुझे पता है कि बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि वो ऑडिटिंग को प्रॉपरली करते ही नहीं है। इतना सिलेबस वास्ट, इतने सारे सब्जेक्ट्स में अपना ऑडिटिंग बहुत ही लेट आता है, और उसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलते। दूसरा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का इशू। टेक्निकल लैंग्वेज आता है, इतने बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, आदमी डर जाता है, बच्चा डर जाता है, क्या है ये, इतने सारी चीजें कहाँ से लर्न करूँ। थोड़ा थोड़ा समझने लगता कि नए नए वर्ड्स आके आ जाते। इतना सारा सीखना पता है तुमको। जब छोटा बच्चा होता है ना 8 साल तक, तब तक वो काफी लैंग्वेजेस सीख सकता है, उसके बाद जो उसको एफर्ट्स लगते हैं ना लैंग्वेजेस सीखने को, बहुत डिफिकल्ट होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अभी तुमको ये उम्र में से योर लाइक से अराउंड 18 years of age, 18-19 years, अब तुमको बोल रहे भाई नया लैंग्वेज सीखो, राइट? देखो ऑडिटिंग की अपनी अलग लैंग्वेज है, अपनी अलग पॉइंट्स है इसके, तुमको वो लैंग्वेज सीखना है। अब वो लैंग्वेज सीखने के लिए होता क्या है, लैंग्वेज सीखना के लिए लगता है प्रैक्टिस। कोई भी लैंग्वेज सिर्फ रीड करके तुमको कभी नहीं समझेगा, तुम उसको यूज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तब जाके इट कैन बिकम अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब तुम सोचोगे भाई मैम सिर्फ बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी है, स्कोर हुए क्या? ऑफ कोर्स हुए, अपने कितने सारे बच्चों के स्कोर्स अच्छे हुए। अपना जो फर्स्ट बैच था, उस फर्स्ट बैच का एक स्टूडेंट है केदार, सीए है, मेरिट रैंकर है, लेकिन उसने अपने फर्स्ट बैच में ही उसको गोल्ड मेडलिस्ट, वो गोल्ड मेडलिस्ट है ऑडिटिंग में, ही गॉट 83 उस टाइम पे। और ऑब्वियसली दैट वाज वेरी हाई स्कोर उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम ऐसे ही ना, इट वाज लाइक लाइक आई सेड एकदम खुश हो गए थे हम लोग, लाइक वाओ फर्स्ट बैच में वो भी गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा आ गया, वेरी गुड। थोड़े टाइप के बाद और थोड़े बैचेस के बाद एक और स्टूडेंट, उसको मिला 85। तो वी वर लाइक 85, ये तो डेफिनेटली हाईएस्ट रहेगा इंडिया में। हमने चेक किया, उसका नाम खुशबू था वो स्टूडेंट का, तो शी इज ऑल्सो सीए नाउ। तो फिर उसने मैंने बोला तू चेक कर, शायद यू नो तू फर्स्ट आई रहेंगी इंडिया में। तो चेक किया तो पता चला अरे 86 हाईएस्ट था, शी वाज सेकंड हाईएस्ट। बहुत खुश थे 85 देख के, लेकिन सेकंड हाईएस्ट यार, एक मार्क से सेकंड हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट चूक गया, थोड़ा तो बुरा लगा। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग बोले नो प्रॉब्लम, थोड़ा और मेहनत करेंगे, और बच्चों ने मेहनत की। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, एक स्टूडेंट ऋषिकेश, उसको 86 मिला। 86 मिला तो वी आर लाइक वाओ, इस बार तो डेफिनेटली आ गए अभी वापस हाईएस्ट अपना। देखा उसका भी सेम स्टोरी, 87 हाईएस्ट था, वो सेकंड हाईएस्ट था। तो ऑब्वियसली थोड़ा बुरा तो लगता है जब एक मार्क से अपना यू नो हाईएस्ट गोल्ड मेडल निकल जाता है, तो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग को ये अगर देखा जाए तो अगर 86 मिलाना है बच्चा तो पॉसिबल है मिलाना, इट इज नॉट इम्पॉसिबल,
राइट? तो 80 प्लस ही अपने अराउंड 30-40 स्टूडेंट्स तो आराम से रहेंगे, 70 प्लस हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, और 60 प्लस का तो एक्चुअली मेरा आई हैव लॉस्ट काउंट, मुझे पता ही नहीं अभी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ ये है कि तुमको अच्छे से करना है, जो बोला है वो करना है। ये मत सोचो कि हमको आता है, हमको मालूम है क्या है, नो। सीखो, अच्छे से सीखो, यूज करो हमारा जो एक्सपीरियंस है, और जो बच्चों के मिस्टेक्स है वो भी मैं तुमको बताऊंगी, वो सब यूज करो, तो तुमको ये स्कोरिंग आराम से बनेगा। और अपना एम तो डे 1 से ही रखना है कि मिनिमम, इसमें मिनिमम बोल रही हूँ मैं, 60 तो मिलाना ही, एग्जेम्पशन तो कहीं नहीं गया, उसके ऊपर 80-90 वो तुम्हारा एम। आई एम देयर तुमको पूरा हेल्प करने के लिए, पूरा सपोर्ट देने के लिए। सो यस, इट कैन बी अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। फिर आता ये सब्जेक्ट के पिक्यूलियर फीचर्स क्या है। पिक्यूलियर फीचर्स मतलब जो फीचर्स बहुत ही इसी सब्जेक्ट के लिए है, दे आर लाइक वेरी स्पेसिफिक, कि यही सब्जेक्ट में ये फीचर्स आते हैं। वो क्या है? एक सिंपल सा पॉइंट है, सोचना इस बारे में, ठीक है? तुम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, अकाउंट्स करने के टाइम पे तुमने कभी सोचा है कि इसका चेकिंग कैसे होता है? नहीं। तुम जब कॉस्टिंग कर रहे हो तो तुमने कभी नहीं सोचा कि कॉस्ट का ऑडिट कैसे होगा? कॉस्ट ऑडिट भी तो एक ऑडिट होता है। नहीं, कभी नहीं सोचा है। लेकिन जब तुम ऑडिट करोगे, जब तुमने टैक्स सीखा है, तभी तुमने ये नहीं सोचा है कि इसका ऑडिट कैसे होगा। तुमने जीएसटी सीखा है, तुमने ये नहीं सोचा है इसका ऑडिट कैसे होगा। बट जब तुम ऑडिट करोगे और तुम जीएसटी ऑडिट करोगे, तुमको जीएसटी का नॉलेज तो होना चाहिए ना, प्रॉपर फुल नॉलेज। भाई किसी का काम चेक करना है ना तुमको, और उसके अंदर गलतियां निकालना, उसको बताना है, तो तुमको जो अपर हैंड चाहिए ना उसके ऊपर दिमाग में तुम्हारे, आई मीन टू से यू शुड बी मोर इंटेलिजेंट देन दैट पर्सन। तो एक ऑडिटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज लगता है। अकाउंट्स का नॉलेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस का नॉलेज लगता है भाई, नहीं तो तुम कैसे बताओगे अकाउंटेंट को तूने गलती की? तुमको तो मालूम चाहिए। जीएसटी ऑडिट करने, जीएसटी का नॉलेज तुम्हारा होना ही चाहिए। टैक्स ऑडिट, टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। लॉ, विदाउट लॉ तुम क्या ऑडिट करोगे? कंपनी ऑडिट में तुमने पढ़ा है कि लॉ ऑडिटर जो है कंपनीज एक्ट में, ही हैज टू डू कंपनी ऑडिट, यू शुड नो ना कंपनीज एक्ट। कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज लगता है। और नॉलेज सिर्फ ऐसा वैसा नॉलेज नहीं, गुड नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि उसके बिना मैं कैसे ऑडिट करूं ना? मैं बता रही हूं, मैं चेक कर रही हूं किसी का चीज, करेक्ट? एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का पेपर तो चेक नहीं कर सकता ना, टीचर ही चेक करेंगी ना पेपर। क्यों? क्योंकि शी नोज मोर देन दैट स्टूडेंट। बस वही समझ लो तुम एज ऑडिटर। सबसे बड़ी बात ये सब्जेक्ट की, तुमको नॉलेज लगता है ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। और यही पॉइंट जब तुम्हारा एक स्ट्रेंथ बन जाता है, उसी टाइम तुम्हारा वीकनेस भी, मतलब अगर मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रांग नहीं है तो अकाउंट्स में अफेक्ट करता है, वो शायद ऑडिट में भी तुमको अफेक्ट कर दे। अगर शेड्यूल 3 का मेरा नॉलेज आधा अधूरा है तो वो मेरे ऑडिट में भी अफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से ऑडिट को करने के लिए तुमको बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे खासे नॉलेज होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। ये सब्जेक्ट की खास बात है। फिर आता है इज इट इंटरेस्टिंग। अब इज इट इंटरेस्टिंग का आंसर सिंपल है, क्योंकि हमने तो काफी सुना है भाई बहुत बोरिंग है ऑडिटिंग, ऐसा ही है, पढ़ना ही पड़ता है, बोर हो जाते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलती कि बोर नहीं होगा, कभी कभी बोर होता है, 10% ऑफ द टाइम्स बोर होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुमको सब इमेजिन करना है, राइट? तुमने आर्टिकलशिप नहीं किया तो तुमको इमेजिन करना है, ऐसे ऐसे होता है, वैसे वैसे होता है, तो उसमें कभी कभी बोर हो सकता है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं, मैं तुमको एक नॉर्मल चीज बताने वाली हूँ, और अगर मैं तुमको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, सीक्रेट, तो तुम किस में इंटरेस्टेड रहोगे? एक नॉर्मल चीज में या एक सीक्रेट में? ऑब्वियसली सीक्रेट में। भाई सीक्रेट्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, किसी को राज की बात बतानी है तो वो बंदा एकदम सुनता है। तो तुम ये समझ लो, ऑडिटिंग जो है वो एक राज है, राज है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ हम सीएस के नॉलेज में है, राइट? हम कैसे ऑडिट करते हैं, अगर ये पूरी दुनिया को पता चल गया तो फिर इन दैट केस लोगों को पता रहेगा कि ये करने क्या वाला है, तो फिर वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये जो है, ये राज की बात सिर्फ हम सीएस के बीच में ही रहने वाली है। तो अगर तुम उसको उस हिसाब से देखते हो, भाई दिस इज लाइक अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्योंकि ये सीक्रेट्स है, अपने ट्रेड सीक्रेट्स है ऑडिटर के, तो यू विल फाइंड दिस इंटरेस्टिंग। बात को समझो, तुम इसको कैसे देखते हो इसके हिसाब से सब्जेक्ट रहता है।
तो मैं इसको उस हिसाब से देखती हूँ, भाई इंपॉर्टेंट है, मेरा डोमेन है, मेरा ब्रेड एंड बटर है, मुझे जिंदगी भर इसको नॉलेज को लेके चलना, ये मेरा फाउंडेशन है। तो फिर मुझे एक बात बता, और यस ऑफ कोर्स ये सीक्रेट की बात है, सिर्फ हम हमारे बीच में है, तो क्यों इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, राइट? नजरिए की बात होती है। तो पॉइंट यही है, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोवाइडेड यू टेक इंटरेस्ट इन इट। और आता है फिर मिथ्स बस्टेड, मतलब इसमें से जो कुछ चीजें थी जो बच्चों को गलत फहमियां थी, वो आई होप इससे क्लियर हो गई है इस सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो ये मेरे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट मैं अभी तुमको बताऊंगी तुम्हारे इंटरमीडिएट में इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ओके, तुम्हारे 14 चैप्टर्स है, जो बुक 1 में मैं तुमको 8 चैप्टर्स दूंगी, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के हिसाब से ही है, शायद 8 चैप्टर्स ही है। बुक 2 जो है वो पूरा प्रैक्टिकल बुक आ जाता है। प्रैक्टिकल बुक मतलब जिसमें तुमको कंपनी ऑडिट सिखाएंगे, बैंक ऑडिट सिखाएंगे, होटल्स का ऑडिट, हॉस्पिटल्स का ऑडिट, वो ऑडिट्स वो बुक 2 में आता है। और बुक 3 जो है अपना, वो एमसीक्यू बुक है, एमसीक्यूज, थोड़े करेक्ट इनकरेक्ट और यू नो सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, वो वहां पे आएंगे, एमसीक्यूज मेनली। ओके, तो अब ये 14 चैप्टर्स है तुम्हारे, तो मैं तुमको ब्रीफली वो समझा देती हूँ कि तुम्हारे एग्जैक्टली सिलेबस में है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1, और साथ में वेटेज भी दिया है तुम्हारा इंस्टीट्यूट के हिसाब से, व्हाट इज द वेटेज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, सेकेंड चैप्टर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8 3, 4, 5, 6 कहाँ गया? तो उसका आंसर है, ये मेरे इंस्टीट्यूट की करामत है। इन्होंने जब वेटेज दिया, उन्होंने इस टाइप से वेटेज दिया है कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8 और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अराउंड 20 to 25 मार्क्स रहेंगे। तो ऑब्वियसली हम लोगों को उसी हिसाब से वो सीखना पड़ता है। ऑर्डर जो रहेगा सिखाने का, वो डिपेंड करता है ऑन दैट टॉपिक, वो मैं तुमको आगे समझाऊंगी कैसे मैं सिखाने वाली हूँ। बट समझ के लो, पहला जो चैप्टर है, जो काफी बड़ा चैप्टर है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिट। फिर सेकंड में आता है स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम कैसे बनाओगे ऑडिट का, वो है। उसके बाद सैम्पलिंग और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये जो है ये चैप्टर नंबर 7, 8 है। और काफी सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तुमको अराउंड 27 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है विच यू हैव टू लर्न, विच इज इन योर सिलेबस। 27 स्टैंडर्ड में से ऑलमोस्ट अराउंड 20 स्टैंडर्ड्स तुम्हारे चैप्टर्स में ही कवर हो, 20 से भी ज्यादा एक्चुअली तुम्हारे चैप्टर्स में ही कवर हो जाते। जैसे चैप्टर 1 में 4 स्टैंडर्ड्स है, ओके, स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग में भी 2 स्टैंडर्ड्स है। तो ऐसे हर चैप्टर में थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं। एंड फिर तो भी कुछ स्टैंडर्ड्स बच जाते हैं जो हम लोग चैप्टर नंबर 14 में करते हैं एंड में। ओके, सो इस हिसाब से तुम्हारे 20 to 25 मार्क्स इसके लिए। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस, सिंगल चैप्टर नंबर 3, ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें लाइक लॉट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स आने वाले, ऑलमोस्ट 8 to 9 स्टैंडर्ड्स तुमको यहीं पे पढ़ने हैं, एंड दैट इज 5 to 15 मार्क्स, एक सिंगल चैप्टर। तो हमारे ऑर्डर में हम 1, 2, 3 पहले लेते हैं, उसके बाद ओनली हम लोग वो 7, 8 और इसमें जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। फिर रिस्क असेसमेंट करके एक चैप्टर है, वो भी सिंगल चैप्टर, और साथ में एक छोटा सा चैप्टर है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो 10 to 15 मार्क्स आता है। तो अगर तुम वेटेज देखोगे तो मैक्सिमम वेटेज तुमको यहीं पे दिखेगा, द फर्स्ट पार्ट। और ये फर्स्ट पार्ट जो है ना, दैट इज लाइक यू नो ऑलमोस्ट 4 चैप्टर्स इन योर बुक 1। ये जो है वो बेसिक, और काफी टाइम चलता है पार्ट, क्योंकि इसमें बहुत चीजें हमको समझनी होती है। और चैप्टर नंबर 3, 1, 2, 3 बहुत टाइम लेता है। ठीक है, एनीवेज उसके बाद आता है द सेकेंड बुक नाउ। ओके, तो ये सारे जो चैप्टर्स है एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 14, ये बुक 1 में है तुम्हारे। ओके, जो अपना बुक्स है ना, बुक 1 में उसमें है। सिर्फ 14th वाला है जो बुक नंबर 2 में जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बुक पूरा प्रैक्टिकल टर्न लेता है, और सेकेंड पार्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है, ऑडिट ऑफ आइटम्स इन एफएस। एफएस में क्या क्या आइटम्स होते हैं? यू हैव गॉट योर पीएनएल, मतलब यू हैव गॉट योर एक्सपेंसेस एंड योर इनकम। फिर यू हैव गॉट योर बैलेंस शीट, यू हैव गॉट योर एसेट्स, योर लायबिलिटीज। तो इन सब का ऑडिट कैसे करते हैं? हाउ डू यू चेक पीपी, हाउ डू यू चेक लाइक यू नो लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स, तो हाउ विल यू चेक रेवेन्यू। तो ये सब चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 9 में सीखते हैं। प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है, पहले 8 चैप्टर्स में हम लोग ऑडिट कैसे होता है वो देखेंगे, कैसे बेसिकली क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं। और फिर 9 चैप्टर में एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाना है। फिर उसके बाद हमको समझ के लेना है कि कैसे एक एक चीज का ऑडिट कैसे होता है, लाइक एक एक एसेट का, एक एक लायबिलिटी का ऑडिट कैसे होता है, दैट वी लर्न।
ओके, तो वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर। फिर चैप्टर नंबर 10 आता है कंपनी ऑडिट, जो सेम कंपनी ऑडिट तुम्हारे लॉ में है वही कंपनी ऑडिट, ऑब्वियसली इट्स कंपनीज एक्ट, तो वो सेम ही चीज हम लोग यहाँ पे भी लाते हैं। और कंपनी ऑडिट 15 to 20 मार्क्स अलॉन्ग विद दैट फ्रॉड वाला चैप्टर। अरे फ्रॉड वर्ड बोलते ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगता है, राइट? तो ऑडिटिंग में फ्रॉड्स भी बड़े हैं, स्कैम्स भी है, राइट? तो ये सब हम लोग देखेंगे एक एक करके। जो प्रैक्टिकल इंसाइट रहेगा, जो हम लोग सीखेंगे, कम से कम हम लोग कम से कम 20-25 फ्रॉड्स के बारे में तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये फ्रॉड्स वो तो अलग बात है, लेकिन जो चैप्टर है फ्रॉड्स का और कंपनी ऑडिट है वो 15 to 20 मार्क्स का है। उसके बाद आता है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में देयर आर 5 स्टैंडर्ड्स विच आर देयर। एक्चुअली 6 स्टैंडर्ड्स है टोटल 700 के सीरीज में, जो पूरा ऑडिट रिपोर्ट का सीरीज है, लेकिन उसमें से एक तुमको एप्लीकेबल नहीं है। ये जो तुमको 27 स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं ना, पहले 36 स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे तुमको, इंटरमीडिएट के बच्चों को, और अभी उन्होंने वो 9 स्टैंडर्ड्स हटा दिए सिलेबस से, तो तुमको सिर्फ 27 पढ़ने। ओके, अभी वो सिर्फ 27 है या नहीं वो मैं नहीं बोल सकती, वो इंस्टीट्यूट को लगता है कि यार सिर्फ 27 है, वो बच्चों को पता ना एक एक स्टैंडर्ड कितना महंगा पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे ठीक से। नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ बैंक्स, बैंक ऑडिट, जो जबकि फाइनल का टॉपिक था उसके बेसिक्स उन्होंने इंटर में डाल दिए। और फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है दैट इज डिफरेंट एंटिटीज। ओके, दोनों मिलके बैंक्स एंड डिफरेंट एंटिटीज 10 to 20 मार्क्स आता है। डिफरेंट एंटिटीज में होटल का ऑडिट कैसे, हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करेंगे, मूवी थिएटर का ऑडिट कैसे करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कैसे करेंगे, अलग अलग टाइप के ऑडिट्स। ये जो सेकंड बुक है ना, तुमको सबसे ज्यादा मजा आएगा सेकंड बुक में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सिनेरियो है। बुक 1 थोड़ा सा थ्योरी लगता है, लेकिन उसको कोई ऑप्शन नहीं है हमको। ठीक है, बुक 1 का जो वेटेज है वो काफी हैवी, यू कैन सी दैट, है ना, काफी हाई वेटेज है बुक 1 का, चैप्टर्स भी ज्यादा है उसमें, कंसेप्ट्स भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा है। तो तुम्हारा सिलेबस बेसिकली ये है। ओके, गोइंग फर्दर, इंस्टीट्यूट की क्या रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट को, इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है तुम बच्चों से, तो वो मैं तुमको बताऊंगी। तो बच्चा पूरा ध्यान देना। स्किल असेसमेंट मतलब इंस्टीट्यूट तुमको कौन से स्किल्स के ऊपर चेक करने वाला है, राइट? तो तुम्हारा जो स्किल्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इंस्टीट्यूट ने ऑडिटिंग सब्जेक्ट को लेकर। पहला स्किल सेट है कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज। कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कितना स्ट्रांग है और नॉलेज कितना है उस चीज को लेकर। मतलब यहां पे तुमको वो कितना याद है वो चीज। ओके, तो यहां पे रिकॉल मतलब याद करना। ओके, सो कंसेप्ट्स को याद करना, याद है क्या कंसेप्ट, याद है क्या डेफिनेशंस, याद है क्या प्रोविजंस, याद है क्या सेक्शंस, याद है क्या एसए का नंबर, याद है क्या एएस का नंबर, वो सब तुमको यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो इसका जो वेटेज है वो 30 to 55% है। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट के पेपर में वो है डिस्कस समथिंग, explain something, list the points what are there, state the definition, you know those kind of things, जो तुमको तुम्हारे सब याद करने के इस पे देखा जाएगा। तो वो क्या क्या याद रहता है, क्या क्या पॉइंट्स याद रहते हैं, क्या क्या तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो पेपर में, वो सब देखा जाएगा इन कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। आई होप तुमको समझा। ठीक है, तो ये जो है ये 30 to 55% है, बट इससे ज्यादा वेटेज है तुम्हारा सेकंड स्किल सेट पे, जिसका नाम है एनालिसिस। तो एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, बच्चा जो है ना वो पहले इसमें तो मस्त कर लेता है काम, कंसेप्ट्स आ जाते हैं उसको डिफाइन करके वो रट्टा मार के कर तो लेता है, लेकिन जब टाइम आता है उसको अप्लाई करने का, वो नॉलेज को जब तक मैं अप्लाई नहीं कर सकूं सही तरीके से, वो नॉलेज इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा नॉलेज। और आधा अधूरा नॉलेज इज मोर डेंजरस माय डियर, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो इसके लिए हमको जैसे वो चीज सीखा हमने उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो केस में तुमको केस स्टडी देंगे, तुमको चीजें देंगे ऐसे ही ना, ये बना के देंगे प्रैक्टिकल सिचुएशंस, और तुमको उसको अप्लाई करना है। वो सिचुएशन को एनालाइज करके उसको पूरा उसको अप्लाई करना है तुम्हारे नॉलेज को, और फिर तुमको उसका आंसर देना है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें आते आइडेंटिफाई द मिस्टेक, एग्जामिन द स्टेटमेंट, एनालाइज द सिचुएशन, एडवाइज द क्लाइंट, इस टाइप के क्वेश्चंस। और ये जो है ये स्टेप 2 है,
अब स्टेप 2 पे डायरेक्ट तो जंप नहीं कर सकते, हमको स्टेप 1 करके ही स्टेप 2 पे जाना है। तो स्टेप 1 में हम सीखते हैं वो कंसेप्ट, स्टेप 2 में हम सीखते हैं उसको कैसे एनालाइज करना, सिचुएशन को कैसे वो कंसेप्ट को वहां पे अप्लाई करना। ठीक है, अभी ऑडिटिंग में शायद समझना तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, क्योंकि ऑडिटिंग अभी तक हमने सीखा नहीं है। लेकिन तुमको जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलूं, फाइनेंस में तुम्हारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, राइट? फॉर्मूलाज तुम लर्न तो कर लेते हो, फॉर्मूला तुमको अगर किसने पूछा तुम इमीडिएटली फॉर्मूला दे दोगे, लेकिन जब उसको कैलकुलेशन करने का टाइम है तो उसको अप्लाई करने का और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो करने के लिए प्रैक्टिस लगता है ना, वो है सेकेंड पार्ट, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। समझा? आई एम श्योर समझा रहेगा। तो ये इंस्टीट्यूट का जो है ये 45 to 70%, लुक एट द वेटेज। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का मेन जो चेकिंग होगा वो पेपर टू पेपर वेरी करेगा, लेकिन मिनिमम 45% विल बी टुवर्ड्स एनालिसिस, मिनिमम 30% विल बी टुवर्ड्स नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो तुमको बोलने की जरूरत है कि मुझे कहां पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। स्टेप 2 तो करना ही पड़ेगा फोकस, क्यों? क्योंकि स्टेप 2 में उस चीज को अप्लाई करना, और स्टेप 2 करोगे तुम अच्छे से तो अपने आप स्टेप 1 करना ही है तुमको। विदाउट स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं आता है। सो दैट्स द पॉइंट। नाउ कम्स द पेपर फॉर्मेट। पेपर फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है अपना। जैसे हमको सबको पता है 30 मार्क्स एमसीक्यूज, जिस दिन एमसीक्यू अनाउंस हुआ था उस दिन तो बच्चे बहुत खुश हुए थे, लाइक वाओ 30 मार्क्स, कम ऑन। जो पासिंग वाला टेंशन था ना पेपर का वो तो निकल ही गया थियोरी से, डेफिनेटली। लेकिन फिर इंस्टीट्यूट ने देखा यार ये तो बहुत ही इजी हो रहा है बच्चों के लिए, तो कहाँ इंस्टीट्यूट अपनी खुशी देखता है, इमीडिएटली उन्होंने डाल दिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल बेस्ड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। अब ये इंटीग्रेटेड केस स्टडीज तुमको पेपर में आने वाले हैं 2। क्या रहते इंटीग्रेटेड केस स्टडीज? इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन किया हुआ। पहले जब एमसीक्यू पूछते थे ना, ये चैप्टर का एक सिंपल एमसीक्यू पूछते, जो तुम्हारे फाउंडेशन में जो पहले था ना, एकदम इजी एमसीक्यूज, ठीक है, डायरेक्ट चैप्टर का एमसीक्यू। बट जब 4-5 चैप्टर्स का मिलाकर एक सिचुएशन बना के तुमको अलग अलग चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछेंगे, तब तुम्हारा नॉलेज पूरी तरह से टेस्ट होगा। वो है इंटीग्रेशन, चीजों को सब मिक्स कर देने का। मतलब एक ही क्वेश्चन में तुमको टैक्स का भी पॉइंट डाल सकते, लॉ का भी पॉइंट डाल सकते, उसमें तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का डाल सकते, ऑडिटिंग का तो डालना ही डालना है। तो तुमको हर एक वे में सीखेंगे, और ऐसा ही होता है लाइफ में। लाइफ में ऐसा नहीं होता जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट बोलता है कि मुझे एक चीज का कुछ तुमको एडवाइस देना, तुम सिर्फ उससे एडवाइस दोगे, नहीं तुम उसके आजू बाजू का भी एडवाइस दोगे ही उसको। यू हैव टू ना, तो तुमको नॉलेज वैसा ही होना चाहिए, इट्स ऑल राउंड नॉलेज। तुम्हारा ऑल राउंड नॉलेज यहाँ पे टेस्ट होता है। और ये डाल के इंस्टीट्यूट ने जो बार है ना एग्जाम का रेस कर दिया। अब जो प्रेपरेशन लेवल मेरा यहाँ था वो यहाँ पे आ गया है, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी टॉपिक को नहीं, टॉपिक्स को लिंक करना है एक दूसरे के साथ। एक टॉपिक अच्छे से आगे चलेगा नहीं, सब कुछ एक साथ लिंक करके सीखना। और यहाँ पे चैलेंज नया आ गया हमको, कि इंटीग्रेटेड केस स्टडीज अभी 2020 से उन्होंने शुरू कर दिया, और इसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन में 5 एमसीक्यूज, 2-2 मार्क के। तो ऐसा करके 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस विद 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, राइट? तो इसके लिए भी हमने अच्छे खासे केस स्टडीज बुक 3 में रखे हुए हैं, जहां पे तुमको सब सीखने के बाद वी विल डू दोस इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। और उसके अलावा 5 नॉर्मल एमसीक्यूज रहेंगे, जनरल नॉर्मल, जो 2-2 मार्क के रहेंगे, तो 10 मार्क्स यहाँ पे। So these are how 30 marks of MCQs will be coming. Understood? अभी तक लाइक 2020 के पहले तक उन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछने के एमसीक्यूज में, 20 क्वेश्चंस पूछने के एकदम इजी वाले 1-1 मार्क के, और 5 क्वेश्चन पूछने के 2-2 मार्क के। तो ऐसे करके 25 क्वेश्चंस पूछने के, ठीक है, और 30 मार्क्स का। इट वाज इजी। बट इंटीग्रेटेड केस स्टडी में एक बड़ा सारा केस देंगे तुमको, 1-2 पेजेस का, और उसके अंदर फिर एनालिसिस देंगे, अलग अलग चैप्टर्स में से क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से ये नया चैलेंज आ गया, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तुम बिल्कुल डरो मत, आई एम देयर फॉर यू। ओके, नेक्स्ट ये हो गया अपना डिवीजन ए। डिवीजन बी में अपना आने वाला है बाकी का 70 मार्क्स का पेपर। इसमें क्या आता है? सबसे पहले कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1,
ओके, सो कंपल्सरी क्वेश्चन में और फिर यू हैव टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ 5. कंपल्सरी ये क्वेश्चन 14 मार्क्स और ये 4 आउट ऑफ 5 14 मार्क्स इनटू 4 क्वेश्चंस. ऐसा करके 56 मार्क्स का ये होता है. सो टोटल 70 मार्क्स हो जाता है. और फिर आता है सबसे मस्त पार्ट. ये जो पहला वाला क्वेश्चन कंपल्सरी वो है करेक्ट और इनकरेक्ट. वाओ, करेक्ट और इनकरेक्ट विद रीजनिंग. 2 मार्क्स सिर्फ करेक्ट लिखने के नहीं मिलने वाले, एक एक मार्क के लिए फाइट करना पड़ता है सीए में. तो तुमको पूरे रीजनिंग के साथ 7 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस देने 14 मार्क के. तो ये 14 और ये 30 मार्क्स अगर मैं ठीक से भी कमा लूं, समझ के भी, तो पासिंग तो मेरे लिए कभी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए ऑडिटिंग में. बात समझ में आई? ऑफ कोर्स मुझे तो स्कोर करना है, तो मेरा फोकस ये 44 मार्क्स पे तो है ही है. ये तो पूरे के पूरे लाने, कम से कम 40 तो लेके ही आने. फिर आते हैं बाकी के क्वेश्चंस 56 मार्क्स. अब ये 56 मार्क्स में तुमको 14 मार्क के 4 क्वेश्चंस है. इसमें तुमको किसी भी टाइप के क्वेश्चन, तुमको 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं. 4 क्वेश्चंस आएंगे पार्ट 2 में. क्वेश्चन 2 ABCD 3 3 4 4. एक रह सकता है 6 मार्क्स और 4 ABC, कुछ भी हो सकता है. इसमें देयर इज नो सेट फॉर्मेट, तुमको कैसे भी मिल सकते हैं. 14 मार्क के एक क्वेश्चन बनेगा. इसमें तुमको चॉइस है तो तुम 4 आउट ऑफ 5 कर सकते हो. और यहाँ पे भी तुमको चॉइस मिलने से तुम्हारा पेपर थोड़ा इजी हो जाता है ना. कोई कोई चैप्टर होता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं कितना भी पढ़ लूँ मुझे वो नहीं कंफर्ट आता है, होता है ऐसा. तुमको चॉइस है ना बच्चा पेपर में, तुम क्यों टेंशन लेते हो. और ये पेपर फॉर्मेट देख के और स्किल असेसमेंट देख के आई एम श्योर तुमको लगता है कि ये पॉसिबल है, हम इसको अचीव कर सकते हैं. यही एटीट्यूड से हमको सीखना है. अगर तुम्हारा एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा सब्जेक्ट को लेकर तो तुम्हारे मार्क्स भी वैसे ही आएंगे. अगर तुम पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे कि नहीं यार ये पॉसिबल है, हम इसको मिला सकते हैं, तो मेरा बच्चा तू बहुत आगे जाएगा. तो समझ के लो, इस टाइप का ये चीज है. पेपर फॉर्मेट समझ गए. अब गोइंग फर्दर आता है कि हम इसको कैसे कवर करने वाले. ठीक है, अभी समझ गया इंस्टीट्यूट को क्या क्या चाहिए, व्हाट इज इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टिंग, कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले, क्या होने वाला है. बट हम इसको कैसा कवर करेंगे, तो उसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहले जैसे मैंने तुमको बताया मेरे 3 बुक्स रहने वाले हैं. फर्स्ट बुक इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट 8 चैप्टर्स, देन द नेक्स्ट 6 चैप्टर्स, और फिर MCQ बुक इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड केस स्टडीज. अब तुम सोचोगे बस 3 ही बुक्स, मैम हमने तो सुना है 4 बुक लगते, 5 बुक लगते, 6 बुक लगते. भाई गलत सुना है, इतने बुक्स लगते ही नहीं है. अगर तुम प्रॉपरली करते हो तो तुमको 3 बुक्स बहुत हो गया. और एक तुम्हारा नोटबुक रहेगा, मतलब वो 4th बुक रहेगा. नोटबुक में हम लोग को जो भी इंपॉर्टेंट लगता है या फिर जो भी पॉइंट्स रहते हैं वो हम लिखते हैं, थोड़े बहुत चार्ट्स बनाते हैं, लाइक यू नो जो जो मेमोरी टेक्निक्स लिखते हैं वो सब हम तो अपने नोटबुक में या इवन अपने टेक्स्ट बुक में जो हमारा रहेगा उसमें. तुम सोचोगे भाई हमको समरी बुक चाहिए, तो भाई तुम्हारे जो नोट्स बनाए ना इनबिल्ट समरी के साथ बनाए हुए. तुम बोलोगे हमको स्कैनर भी चाहिए, डोंट वरी उसमें स्कैनर भी है. स्कैनर का मतलब क्या होता है, तुमको मालूम चाहिए कि एग्जाम में इसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछते, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. तो वो मैंने हर चैप्टर के एंड में तुमको वो क्वेश्चंस दे दिए. इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस है. ठीक है, अगर मैं तुमको क्वेश्चन बैंक या फिर अलग से क्वेश्चन, तो क्या होता है तुमको ये बुक भी पढ़ना है वो बुक भी पढ़ना है, प्रेशर ज्यादा होता है. जब मैं एक बुक में वो पूरा चैप्टर तुमको देती हूँ जिसमें तुमको वो चैप्टर रिलेटेड जब सब कुछ रहेगा, ठीक है, तो फिर तुम वो कंप्लीटली पढ़ते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है कि भाई मैंने इसका एग्जाम तक में जो पूछते हैं वो सब सीख लिया. नहीं तो हमेशा वो रहता है यार मेरे को वो देखना बाकी है, मेरे को वो देखना बाकी. क्यों देखना बाकी, एक ही बार में देख के खत्म करो ना उसको एक बार का. तो वो इनबिल्ट समरी और वो जो है वो स्कैनर की क्या क्या क्वेश्चंस आए एग्जाम में, कितने मार्क्स के आए, क्या आंसर्स एक्सपेक्ट है इंस्टीट्यूट में, वो सब तुमको उसी बुक में मिलेगा. हाँ, MCQ थोड़ा प्रैक्टिस और लगता है तो इसके लिए उसका एक और बुक दिया हुआ है. और समरी बुक जो रहेगा वो समरी बुक विल बी योर ओन नोटबुक. ओके, वो जो तुम खुद बनाओगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब कुछ प्रिंट में दिया तो तुम क्या करोगे, तुमको भी तो कुछ करना है ना बैठे बैठे, बस वही बनाना है. ठीक है, उसके बाद जो भी नोट्स रहेंगे दे आर गोइंग टू बी टोटली कलरफुल एंड इंटरैक्टिव.
कलरफुल नोट्स का मतलब तो ऑब्वियसली नो, इट्स नॉट जस्ट कि कलर कलर के लिए, नेम सेक के लिए कलर डाला है, नो, प्रॉपर कलरफुल नोट्स है जिसको पढ़ने में तुमको मजा आएगा। मैं तुमको अभी थोड़ी देर में नोट्स का एक झलक भी दिखाऊंगी, तो तुमको पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि क्या है ना, वो खुद लाइक यू नो ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ के कभी कभी हम लोग भी बोर हो जाते हैं, तो उसको अच्छा कलरफुल बनाएंगे, उसको साथ में अपने हाइलाइटर्स, अलग अलग पेन के कलर्स यूज करेंगे, तो इट लुक नाइस एंड इंटरेस्टिंग, पढ़ने में मजा आ जाएगा। दूसरा है इंटरैक्टिव नोट्स। इंटरैक्टिव नोट्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया, वो नोट्स को ही कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं। जैसे तुमको एक बेस दिया है, उसी के अंदर तुम अगर कुछ पॉइंट्स लिखते हो या उसी को हम लोग हाईलाइट करते हैं, तो वो नोट्स थोड़े और इंटरैक्टिव हो जाते हैं। रादर देन जस्ट एक प्लेन बुक रीडिंग करने से अच्छा है यू हैव गॉट सम थिंग्स टू डू इन दैट। ओके, कैसे मैं तुमको वो बताऊंगी, जैसे मैं तुमको चैप्टर 1 के नोट्स बताने वाली हूँ उस टाइम पे। फिर आता है कि भाई तुमने क्या क्या कवर किया क्या है इस नोट्स में। तो ऑब्वियसली अपना सबसे पहले तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल अपना, इंस्टीट्यूट अपना, सब कुछ है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का बेस तो लेना ही पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट के बेस के हिसाब से हम लोगों ने मॉड्यूल लिया इंस्टीट्यूट का। वी हैव टेकन द आरटीपीज, वी हैव टेकन द मॉक टेस्ट पेपर्स, वी हैव टेकन जो भी एग्जाम के पेपर्स है, सजेस्टेड आंसर्स है वो लिया है, कुछ अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस कंपाइल किए, प्लस अपने भी कुछ चीजें ऐड की है। तो ऐसा करके तुमको वो पूरा की पूरा एक जगह पे सब कुछ मिल जाता है। मुझे आरटीपी भी देखना है, मुझे एमटीपी भी देखना है, अरे मेरे को मॉड्यूल भी देखना है, और मेरे को तुम्हारे मैम वो बुक भी देखना है, ये बुक भी देखना है। अरे क्यों इतना देखना है, सब कुछ वन प्लेस, ओके, वन स्टॉप शॉप। बाइबल ऑफ ऑडिट बनाएंगे हम इसको, जिसको हमको पूरा के पूरा एक जगह पे मिलेगा सब कुछ। यही आइडिया है कि सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं, तो ऑब्वियसली तुमको इसका पूरा पूरा फायदा होगा और तुमको मजा आएगा, ट्रस्ट में। दूसरा आता है भी अपना टीचिंग स्टाइल क्या रहेगा। तो भाई पहला तो कंसेप्ट के ऊपर पूरा जोर। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना तो कुछ सीखना ही नहीं है हमको। पूरा कंसेप्ट को अंदर तक जा जाके समझना है। इतना भी अंदर नहीं जाना है कि यार उसमें से निकलना डिफिकल्ट हो जाए, नहीं। एंड ऑफ द डे हमको एग्जाम देना, अच्छे से सीखना है, लेकिन कंसेप्ट उतना समझना चाहिए जितना नेसेसरी है। अगर हम ज्यादा ज्यादा जाते हैं ना कंसेप्ट में, तो हम जो मेन पॉइंट है वो भूल जाते। बोलते ना, अगर स्टोरी तुम इतना लंबा खींचते हो स्टोरी को कि तुम उसको मॉरल नहीं भूल जाते उसका, कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो मतलब क्या है उस चीज का। तो इंस्टीट्यूट के कभी कभी मॉड्यूल में यही प्रॉब्लम आता है, दे गो सो डीप ना कि वो इतने पॉइंट्स में चले जाते कि उनको एग्जैक्टली बोलना क्या है बच्चा भूल जाता है, और जब तक वो एंड तक पहुंचता ही इज लॉस्ट, नहीं समझ रहा है। तो कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसेप्ट में कितना डीप जाना वो एक पॉइंट रहता है। उस पॉइंट के बाद वही चीज तुमको कंफ्यूज कर सकती है, वो पॉइंट के लिए हम है, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे पहले, और दूसरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिफिकेशन ऑफ तुम्हारे डाउट्स। अब तुम पूछोगे भाई ये कैसे होगा, कैसे क्लियर होंगे डाउट्स। तो कम ऑन, टेक्नोलॉजी का जमाना है, करेक्ट। एक व्हाट्सएप किया डाउट्स क्लियर, कॉल किया डाउट्स क्लियर, मेल किया डाउट्स क्लियर, पूना में हो घर अपने ऑफिस में आ जाओ डाउट्स क्लियर। क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं, पूछना तुम्हारा काम है, आंसर करना मेरा काम है, ठीक है। अगर तुम पूछोगे नहीं तो मैं कहाँ से आंसर करूंगी। जो भी होगा, देखो अभी इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको ये मालूम है कि बच्चे को जनरली डाउट्स कहते हैं। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है 80% ऑफ द स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं क्या रहते हैं, वो स्पेसिफिक एरिया में वो हमको पता होता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यही आंसर करती थी कि यहाँ पे तुमको डाउट आ सकता है, यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम आ सकता है, वो अपने आप ही हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी तो 20% के बच्चे, अपने बच्चों के इमेजिनेशन पे कोई रोक टोक थोड़ी ना है, कुछ भी सोच सकते हो तुम, सोचो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पूछो, ठीक है। डाउट क्लैरिफिकेशन अपने व्हाट्सएप से या इससे जो भी रहेगा तुम पूछ के क्लियर कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर डाउट्स, तब भी तुमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मैम ने हमारा डाउट सॉल्व नहीं किया ना, वो कमिटमेंट मेरा है पूरा। फिर आता है कि हम इसको याद कैसे रखें। कंसेप्ट तो समझ लेंगे हम लोग, फिर क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास है चार्ट्स। चार्ट्स यूज करेंगे, टेबल्स यूज करेंगे, नेमोनिक का मतलब होता है मेमोरी टेक्निक्स यूज करेंगे पॉइंट्स याद करने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तो याद करने के लिए, पॉइंट्स के लिए हमको लगते ही मेमोरी टेक्निक्स, ओके। माइंड मैपिंग टेक्निक यूज करेंगे। माइंड मैपिंग टेक्निक होता है लाइक तुमको एक
प्रॉपर वे में प्रेजेंट करते कोई चीज, तो उसको वहां पे ऐसे तुम्हारे मैप बन जाता है माइंड में, तुमको मालूम रहता है। तुमको एक सिंपल एग्जांपल बोलूं तो कभी कभी जब हम लोग एक ही बुक में जो सब कुछ लिखते हैं और हम लोग वहां पे पढ़ते तो हमको पता रहता है कि ये बुक में ये पेज के इधर एंड में मैंने ऐसा ही लिखा था, होता ना ऐसा, उसको माइंड मैपिंग बोलते हैं कि हमारे दिमाग में वो छप चुका रहता है कि यहाँ पे ऐसा लिखा था, वहां पे ऐसा लिखा था, यहाँ पे ये पॉइंट था, दैट माइंड मैपिंग। और अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े बहुत जो चार्ट्स बनाएंगे उसी हिसाब से बनेंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, तो वो हम लोग यूज करेंगे। कहाँ पे क्या यूज करना, यही स्किल होता है। यू कांट यूज मेमोरी टेक्निक्स फॉर एवरीथिंग, यू कांट यूज चार्ट्स फॉर एवरीथिंग। तो कहाँ पे चार्ट काम में आता है, कहाँ पे टेबल काम में आता है, कहाँ पे लॉजिक काम में आता है। लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई कई ना लॉजिक कि ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थिंग्स है, वो भी बहुत काम में आता है। तो ये हम यूज करेंगे ऑब्वियसली। और ऑफ कोर्स आएंगे अपने प्रैक्टिकल इनसाइट पे। एंड ऑफ द डे हमको ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होता है ये तो सीखना ही है ना, विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में बहुत ही बेसिक और नॉर्मल रखती हूँ जो अपने आर्टिकलशिप में हमको देखने को मिलेंगे, राइट, जो हम इजीली रिलेट कर पाए। मैं तुमको बड़े बड़े एग्जांपल्स देने का कोई मतलब नहीं जो चीज़ को तुम रिलेट ही नहीं कर पाओ। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं जिससे तुम चीज को रिलेट कर पाओ। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वी विल टॉक अबाउट, विल सी डिफरेंट रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज, राइट। बड़े बड़े कंपनीज के सब रिपोर्ट्स ऑनलाइन है, हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। रिलायंस का रिपोर्ट, टाटा TCS का रिपोर्ट, वी हैव विप्रो का रिपोर्ट, वी हैव इन्फोसिस, आई मीन अच्छे बड़े बड़े कंपनीज का रिपोर्ट्स एनालिसिस करेंगे। तो वी विल कम टू नो कि प्रैक्टिकली क्या होता है। एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल सबसे इंटरेस्टिंग तो होते हैं फ्रॉड्स एंड स्कैम्स, वो भी हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे। बिकॉज क्या हो जाता है ना, कभी कभी ऑडिटिंग थोड़ा सा कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वी नीड सम फ्रॉड एंड ऑल टू पेप अप दैट एनर्जी अगेन, तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिकल इंसाइट एंड एग्जाम्पल्स उसी बेसिस पे रहेंगे। एंड लास्ट पॉइंट अभी टेक्निक ऑफ लर्निंग। बुक समझ गए, स्टाइल समझ गया, अभी टेक्निक में। तो मैं टेक्निक यूज करती हूँ फॉर ऑडिटिंग, कैट वाला टेक्निक। व्हाट इज कैट वाला टेक्निक? सबसे पहले सी में एक्चुअली देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 C's बोलते हैं हम इसको। तो हमने क्या किया है, हमने तुम्हारा वास्ट सिलेबस को टैकल करने के लिए एक चीज किया है, उसको हम बोलते हैं 4 C's। तो पहले हम लोग उसको डिवाइड करेंगे चैप्टर्स में। ऑब्वियसली 14 चैप्टर्स है, तुमको ऑलरेडी बोल चुकी हूं मैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर्स को हम डिवाइड करेंगे क्लस्टर्स में। क्लस्टर्स का मीनिंग होता है कि जो क्वाइट सिमिलर रहेंगे या फिर ना वो कंसेप्ट को एक साथ हमको सीखना चाहिए, वो क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग उसको क्लस्टर्स में डिवाइड करने के बाद वो क्लस्टर्स में ये टॉपिक्स कवर होंगे, ये पॉइंट्स कवर होंगे। तो वो कवरेज वाला आता है हमारा 3rd पॉइंट। और फिर उसके बाद हर कवरेज के टॉपिक को हम लोग लेकर उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। तो एंड में हमारा जो फोकस रहेगा विल ऑलवेज बी ऑन कंसेप्ट्स। बट वो कंसेप्ट्स जो है, वो कंसेप्ट कहाँ पे आता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंस्टीट्यूट का भी एक थोड़ा सा खराब आदत हो गया है। मतलब कैसे बोलूं तुमको, खराब आदत क्यों, वो क्या करते, कोई भी बुक का एक सेंटेंस उठाते, पूरे बुक में से कोई भी एक सेंटेंस उठाते और बोलते एक्सप्लेन। ठीक है, तुम उठा के देख लो पेपर्स, ऐसे आने लगे क्वेश्चंस। तो बच्चा जब वो सेंटेंस पढ़ता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि सेंटेंस था कहाँ पे, एक्सप्लेन क्या करेगा जब उसको खाक याद ही नहीं वो क्वेश्चन था कहाँ पे, वो पॉइंट कहाँ पे था। तो इसके लिए जब तुमको वो समझेगा कि भाई ये चैप्टर में, ये क्लस्टर में ये कवर्ड है और उसमें ये कंसेप्ट है, तो तुमको वो आसानी होगी फॉर यू टू रिमेंबर एंड रिकॉल एंड एक्सप्लेन। तो इसके लिए है अपना फोकस कंसेप्ट भी, बट टू रीच द कंसेप्ट वी विल गो थ्रू दिस। सो वी नो एग्जैक्टली कि कहाँ पे क्या प्लेस्ड है। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े जैसे हम लोग सीखते जाते हैं ना, हम लोग को दिखता है कि काफी चीजें लिंक्ड है ऑडिट में, तो ये एग्जैक्टली कौन से पार्ट के बारे में बात करें उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना हो गया फर्स्ट C वाला पॉइंट। फिर कैट में A आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको ये कंसेप्ट्स को करना है अप्लाई। अब आप बोलोगे एप्लीकेशन के लिए, आपने ही बोला था थोड़ी देर पहले कि आपको एप्लीकेशन के लिए प्रैक्टिस लगता है। भाई ऑफ कोर्स, प्रैक्टिस के बिना क्या कर सकते। तो एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, एप्लीकेशन में हम लोग करेंगे 3 चीजों पे प्रैक्टिस। सबसे पहले हम कुछ MCQs करेंगे, उस चैप्टर के एंड में थोड़े MCQs होंगे, ज्यादा नहीं, 5 to 10 MCQs इन दैट चैप्टर।
बुक नंबर 3 में तो पूरे एमसीक्यूज का ही बुक है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज थोड़े कम रहेंगे, जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज है बस वही रहेंगे फॉर प्रैक्टिस सेक, और प्लस बुक नंबर 3 में तुमको एमसीक्यूज है, तो टोटल मिला के अराउंड 800-900 एमसीक्यूज तो इजीली है तुमको। तो इतना सारा प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज रहेगा तुमको सब मिला के। फिर एप्लीकेशन के लिए हम करेंगे करेक्ट इनकरेक्ट। 14 मार्क है भाई करेक्ट इनकरेक्ट को, तो ऑब्वियसली वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट इनकरेक्ट के लिए हम लोग के पास है 14 मार्क्स के लिए हर चैप्टर में अराउंड 15 क्वेश्चंस तो रहेंगे, 15 to 20 क्वेश्चंस इजीली। तो 200-300 क्वेश्चंस तो करेक्ट इनकरेक्ट में ही हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो वो हो गए करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चंस। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है फिर कि भाई ये है सिचुएशन, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, तो हमको केस स्टडीज या फिर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देंगे, उसमें तुमको आंसर करना है, तो वो रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। वो भी मेरे पास अराउंड 400 और प्रॉब्लम्स है, आराम से थोड़े ज्यादा ही रहेंगे। तो ये जो है ये सब कुछ मिला के तुम एप्लीकेशन एकदम अच्छे से सीख लोगे। कंसेप्ट पहले सीखेंगे और फिर उसके बाद एप्लीकेशन सीखेंगे, तो फिर जो इंस्टीट्यूट ने बोला था कि हमको कॉम्प्रिहेंशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो वो तुम्हारे फर्स्ट सी में आ गया। दूसरा इंस्टीट्यूट ने बोला था भाई हमको एप्लीकेशन और एनालिसिस चाहिए, तो यहाँ पे वो हो गया। तो फिर टी क्या बचा मैम? तो टी में बचा है तुम्हारे टेस्ट। टेस्ट का मतलब वो नहीं है कि 100 मार्क्स के टेस्ट पेपर लिखो, एग्जाम लिखो, वैसा नहीं, वो तो है, अलग बात है वो। लेकिन यहाँ पे मेरा मेन फोकस है राइटिंग प्रैक्टिस। रोज तुमको एटलीस्ट एक आंसर तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था बच्चा प्रॉब्लम यहां और यहां कर लेता है, सी में मैम है, एप्लीकेशन में मैम है, वो सब हम लोग है करने के लिए, लेकिन राइटिंग तो बच्चा तुम ही को करना है, पेपर भी तुम ही को लिखना है। तो इसका जो प्रैक्टिस है यहां पे बच्चा मार खाता है। तो यहां तुमको एकदम इंपॉर्टेंट एक ही आंसर लिखना, 1 आंसर अ डे। जब तक अपना बैच है 1 आंसर अ डे, और उसके बाद कैसे लिखना वो भी मैं तुमको बैच के एंड में समझाऊंगी। उसे तुम्हारा जो है ना कि हम लिखते हमको मार्क्स नहीं मिलते, अरे क्यों नहीं मिलते मार्क्स? भाई इंस्टीट्यूट को क्या तुम्हारे अगेंस्ट कोई ग्रज है क्या? कोई खुन्नस है क्या तुम्हारे साथ? कुछ नहीं लेना देना है। क्यों नहीं करेंगे तुमको मार्क्स, क्यों नहीं देंगे वो, राइट? तो इसके लिए हमको राइटिंग करना है। कभी कभार हो जाता है भाई हमने इतना आंसर लिखा नहीं मार्क्स मिले, कभी कभी। अब एक क्वेश्चन के बेसिस पे थोड़ी बैठे हम लोग, पूरा पेपर अच्छा लिखो, फिर कौन तुमको रोक सकता है मार्क्स मिलाने से? बताओ। एक क्वेश्चन को लेकर मैं रोती बैठू कि इसमें मेरे को मार्क्स नहीं मिले, मैंने पूरा लिखा था, दैट कुड बी वन बैड लक क्वेश्चन। छोड़ दो, फोकस करो कि मैं इसको कैसे बेस्ट बनाऊं, ठीक है? जब तुम बेस्ट के लिए एम करते हो तो तुम बेटर और गुड तो बन ही जाते हो ना, बस वही एम करना है हमको। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया करेक्ट इनकरेक्ट आ जाता है, एमसीक्यूज कैसे कैसे मैनेज कर लेता है बच्चा, क्योंकि ऑप्शन सामने रहता है, आंसर सामने रहता है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेता है वो। प्रॉब्लम उसको आता है जब उसको लिखना होता है, तो उसका भी जो है टेस्टिंग ऑफ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग उसको एटलीस्ट एक आंसर अ डे लिखेंगे और फिर अगले दिन डिस्कस करेंगे कि उसको कैसा लिखना चाहिए था। तो हर टाइम तुम्हारा वो आंसर इंप्रूव होते जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस होते रहेगा। तो ये मेरा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, टेस्टिंग योर सेल्फ कि मेरा राइटिंग बेटर। और हाँ, क्या होता है ना, एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इतने बच्चे देखे जो कुछ समझते ऐसे 1 सेकंड में चीज, लेकिन जब उनको हम बोलते तुम एक्सप्लेन करो या तुम बोलो या तुम लिखो इसके बारे में, थोड़ा टाइम लगता है, या थोड़ा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपने आप को ठीक से, एक्सप्रेशन नहीं कर पाते। उसका माय डियर एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। ठीक है, एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 10 बार लिखोगे, उसके बाद समझने लगेगा ना, तुमको ही समझने लगेगा कि मेरे को अभी लिखना आने लगा है। तो ये होता है बच्चा अपना टेक्निक ऑफ लर्निंग। हम इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले, ठीक है? अब इतना सब करने के बाद मेरे ख्याल से तुमको समझ गया रहेगा कि हम लोग का यूर इन सेफ हैंड्स, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से हम लोग जो भी है करेंगे। अब मैं तुमको बताने वाली हूँ एक चैप्टर नंबर 1 मेरा। इससे तुमको एक आइडिया आ जाएगा कि नोट्स किस टाइप के होंगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे पढ़ना तो हमको नोट्स में से ही है, समरी भी हमको नोट्स के बेसिस पे ही करना है। तो वी शुड हैव दैट आइडिया ना कि एग्जैक्टली नोट्स कैसे रहने वाले। तो वो मैं तुमको अभी बताऊंगी नोट्स किस टाइप के होने वाले हैं, और जो मैं बोल रही हूँ वो मैं करने वाली हूँ या नहीं। वैसे जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, और जो हम नहीं बोलते वो भी हम करते हैं।
कम ऑन, लेट्स डू इट। किधर गया? या देखो, इस टाइप के अपने कलरफुल नोट्स रहने वाले। ये चैप्टर नंबर 1 है। आज हम इसी को शुरू करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे तो पूरे कलरफुल इंटरेस्टिंग बनाए नोट्स को तुम्हारे। और यहाँ पे देखो छोटी छोटी जगह छोड़ी हुई नोट्स के नीचे, ठीक है? तुमने कंसेप्ट के बाद जगह छोड़ा है, इसी को बोलते हैं इंटरैक्टिव नोट्स। कि यहीं पे तुम अपने पॉइंट्स लिखो। तुम अननेसेसरी हर चीज नोटबुक में मत लिखती के टाइम पास करो, क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्टली दी हुई है तो वही वापस वापस कॉपी करने का क्या मतलब है, राइट? तो कुछ चीजें हम लोग हाईलाइट करेंगे, कुछ चीजें हम लोग लिखेंगे, कुछ चीजें हम लोग यहीं पे छोटा छोटा पॉइंट्स करके लिख देंगे, ठीक है? तो देखो अभी यहाँ पे ऑलरेडी काफी अच्छे से दिए, तो फिर ये जब 11 पॉइंट हमने तुमको दे दिए तो क्या मतलब है उसको फिर से लिखने का? तुमको प्रैक्टिस के लिए लिखना है तो तुम लिखो, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम कि मैं वही चीज तुमको बार बार लिखा के फिर तुमको बताओ कि देखो मैं क्या क्या लिख रही हूँ। सब कुछ लिखा हुआ है तो वाई, जो चीज नेसेसरी वो ही करेंगे। तो ये देखो, ये चैप्टर नंबर 1 का थोड़ा बड़ा चैप्टर है और तुम देख सकते हो कि लाइक इंटरेस्टिंग तो लगता है ना देखने में, राइट? नाइस एंड कलरफुल। अब देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आएंगे, ठीक है? तो कैसे अभी तुमको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बताने वाले 27 स्टैंडर्ड सीखने। तो यहाँ पे देखो जैसे स्टैंडर्ड ऐसे 200 फर्स्ट स्टैंडर्ड है ये, विल बी लर्निंग दिस। तो उसमें हर एक पॉइंट को, हर एक कंसेप्ट को तुम देखोगे ऐसे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है? तो स्कोप ऑफ ऑडिट पूछा तो यू हैव दिस। फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन कैसे होता है, लाइक यू नो हर कंसेप्ट के लिए उसका पॉइंट्स नीचे ही लिखे हुए, ओके? छोटे छोटे प्रोफेशनल जजमेंट को लेकर इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब मुझे प्रोफेशनल जजमेंट है कहाँ पे ये तो पता होना चाहिए ना, तो मैं लिखूँ उसको। इसके लिए वो प्रॉपरली बाइफर्केटेड जो है ना उसके हिसाब से सब कुछ करना है तुमको। तो ये देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, सो यू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट इट। चैप्टर पहले हम लोग पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हियर अब देखो चैप्टर खत्म होते ही वी हैव गॉट वन स्मॉल एमसीक्यू। 5 पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट इज योर मेन चैप्टर, योर मेन कंसेप्ट्स, योर सब कुछ जो चैप्टर रिलेटेड है वो सब सीखना हमको वो है। फिर सेकंड थोड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस, जस्ट थोड़े बहुत जो इंस्टीट्यूट के हैं वो। बुक 3 में ज्यादा एमसीक्यूज है, करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ पे दिए तुमको। देखो अभी फर्स्ट चैप्टर में विथ ऑल योर एग्जाम क्वेश्चंस, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे लिखा है ये मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है या आरटीपी का क्वेश्चन है, तो तुमको उसका पता चल रहा है कि हमने सब कुछ कवर किया। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कवर करना बाकी है ना, सब कुछ कवर है। फिर ये हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला 5 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट हमने क्या देखा, द मेन चैप्टर, सेकंड थोड़े बहुत एमसीक्यूज, थर्ड करेक्ट इनकरेक्ट, और फोर्थ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विद प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस तुमको मिलेंगे, ठीक है? जहाँ पे डायरेक्ट कोई आंसर्स है तो हम उसको डायरेक्टली हिंट करके लिख देते हैं, फिर वही करके पेजेस नहीं बढ़ाने हमको, हमने इतने पेजेस का बुक दिया है तुमको, क्या जरूरत है? देखो अभी यहाँ पे सेम प्रॉब्लम नंबर 7 4 मार्क का है और हिंट क्लियर है कि यही आंसर है, तो हम उसको डायरेक्टली हिंट कर देते, ओके? बट मैक्सिमम केसेस में तुमको आंसर्स दिखेंगे प्रॉपर पॉइंट वाइज फॉर्म में। वो इंस्टीट्यूट का एक मुझे पसंद नहीं आता, वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आंसर्स दे देते, वो बच्चा वो पैराग्राफ पढ़ पढ़ के परेशान हो जाता है, ठीक है? तो हमको पॉइंट में आंसर लिखना, और हमको वो आंसर के पॉइंट्स में क्या वर्ड्स ढूंढता है। एग्जामिनर के पास टाइम नहीं तुम्हारा पूरा पूरा इतना बड़ा बड़ा राम कहानी सुनने के लिए ना पढ़ने के लिए, वो तुम्हारे मेन वर्ड्स, मेन पॉइंट, मेन मुद्दे को उठाता है। तो वो क्या हाईलाइट करना है वो भी मैं तुमको इन क्वेश्चंस में सिखाऊंगी। ये हो गया, देखो अभी ये इतना बड़ा आंसर है 6 पॉइंट का, इंस्टीट्यूट का ही आंसर है, लेकिन इसमें क्या ढूंढेगा एग्जामिनर वो इंपॉर्टेंट है और वो मुझे लिखना है। तो अगर मेरा इंग्लिश थोड़ा सा आई वांट टू इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव करना है और बाकी मुझे आता है सब कुछ, तो फिर कौन से वर्ड्स मिस नहीं करने वो यहाँ पे तुमको मैं सिखाऊंगी, ठीक है? तो ये हो गया एमटीपीज, देखो हर एक क्वेश्चन का या कुछ भी। और हाँ, और द फिफ्थ पार्ट ये हो गया एग्जाम कॉर्नर। तो एग्जाम कॉर्नर में वो एग्जाम के और काफी एग्जाम के क्वेश्चंस में इसमें भी रहते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। अब देखो इसमें तुम्हारे 13 प्रॉब्लम्स है, चैप्टर 1 बेसिक्स में उसमें भी है, कंपनी ऑडिट में तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस है, ओके? वो डिपेंड करता है हर चैप्टर टू चैप्टर।
अभी एग्जाम कॉर्नर में तुमको वो क्वेश्चन विथ अगेन आरटीपी में या एमटीपी में कहाँ आया है और अगेन उसका आंसर्स क्या, भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फॉलोइंग या शॉर्ट नोट लिखो तो वो तुम डायरेक्टली वहां से उठा सकते हो। सिर्फ कितने मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहाँ पे तुमको दिया है, तो तुमको फेयर आइडिया आ जाएगा कि यार इसमें से क्या पूछ सकते हैं और ये पूछा तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। दोनों बातें यहाँ पे आती है, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव गॉट, यू कैन सी, कोई कोई इसमें मैंने विथ आंसर्स दिए, कोई कोई विथ हिंट्स दिए, कोई कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे।